हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्या द लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए और जितने ज़्यादा शब्द हमें याद होंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स हमें याद होंगे, उतनी ही फ्लुएंसी हम अपनी इंग्लिश में ला सकते हैं। आज हम कुछ आगे बढ़ते हुए मैं सेंटेंसेस के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हमारे पास जो भी सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में वर्ड्स का सीक्वेंशियल ऑर्डर, उनका क्रम रखना ज़रूरी होता है। और अगर हम हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी के क्रम और इंग्लिश के क्रम में जो अंतर होते हैं वे हमें ठीक तरीके से समझ में आने चाहिए, जिससे कि हम अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को बेटर तरीके से यूज़ कर सकें। टुडे आई टेल यू हाउ टू मेक अ इंग्लिश सेंटेंस एंड व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर। आज हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में समझा दूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बात रखने के लिए हमें सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। सेंटेंसेस का डेफिनेशन देखें तो सेंटेंसेस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इस डेफिनेशन में दो बातें आती हैं। पहला आती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरी बात होती है सेंस। फ्रेंड्स, ये दो बातें डेफिनेशन में हमें एकदम क्लियर बताई होती हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए और समूह के जरिए कोई ना कोई सेंस निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो वर्ड्स का ग्रुप तो बना सकते हैं बहुत इजीली। दो चार शब्दों को अगर साथ में रखें तो वर्ड्स का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन क्या शब्दों को साथ में रख देने से उसका सेंस या उसका अर्थ आएगा? इसका अर्थ आने के लिए ज़रूरी है कि जिस भी भाषा के शब्द हों उन्हें हम उस भाषा की ग्रामर के अनुसार व्यवस्थित कर सकें। और इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें शब्दों को पहचानना भी ज़रूरी है और उन्हें पहचान के साथ में ही हम उसके स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ज़रूरी बातों को यहाँ ध्यान में देखना होगा। कोई भी सेंटेंसेस में ये तीन तरह के शब्द होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये आपको शेयर करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। मान लीजिए कोई भी वाक्य है। सपोज़ हम एक वाक्य लेते हैं, रोहित ने मुझे एक पेन दी। देखिए फ्रेंड्स, ये शब्दों का एक समूह है जिसमें कुछ शब्द हैं जैसे कि रोहित ने मुझे एक पेन दी। ये अलग अलग देखें तो ये एक शब्द हैं और इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया गया है, तो ये एक वाक्य के रूप में यहाँ लिखे गए हैं। अब इस वाक्य में हमें सबसे पहले पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो इन्हें समझने के लिए इस सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
सब्जेक्ट का मीन्स क्या है? हिंदी की ग्रामर में हम इसे कर्ता के रूप में जानते हैं। कर्ता जैसे नाम से ही क्लियर है, करने वाला। यानी इस वाक्य में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कुछ कर रहा है, कुछ करने वाला है कोई। अब करने वाला है तो किया क्या जाएगा? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई काम ही किया जाएगा। तो उस काम को करने को ही हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। तो जो कार्य हमारा हो रहा है वो क्रिया है और उस कार्य को करने वाला हमारा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में देखते हैं तो हमारे पास कार्य क्या हो रहा है वो देखेंगे तो कार्य देने का हो रहा है। पेन दी जा रही है, तो ये देने का काम कर कौन रहा है? जो ये काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो इस देने के काम को रोहित कर रहा है, तो रोहित यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही हम वर्ब को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। देने का, कोई चीज़ देना ये क्रिया है और जो किस काम को, जो देने के काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाले को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो कार्य करने की जिम्मेदारी लेता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। डूअर ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। और शब्दों को अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा है कि शब्दों को की व्यवस्था है जो 8 प्रकार की, वो पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू हम पढ़ते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसे कौन से शब्द हैं जो सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं? तो उसमें से हम नाउन और प्रोनाउन, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमें सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलते हैं, या हम इनका यूज़ सब्जेक्ट की जगह कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट किसी नाम को या उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही कहेंगे। वर्ब क्रियाएं होती हैं जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना। यहाँ पे क्रिया गिव है आपके पास, या टेक हो सकती है, प्ले हो सकती है, ये सभी क्रियाएं हैं। अब तीसरा शब्द जो यहाँ है ऑब्जेक्ट, उसके बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का तो परिभाषा ऐसे है कि क्रिया के, कार्य के होने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो इफेक्टेड हो जाए, किसी कार्य को करने का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़े, वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, कुछ भी हो सकता है, तो जिस पर भी वो प्रभाव पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब हम देखते हैं यहाँ हमारा देने का प्रभाव किसको पड़ रहा है? भाई पेन अगर दी जा रही है तो वो क्या चीज़ दी जा रही है? तो पेन है जो चीज़ दी जा रही है, देने के लिए प्रयोग की जा रही है वो पेन है। और एक साथ ही साथ किसे दिया जा रहा है? मुझे दिया जा रहा है। तो ये दो शब्द हैं जो क्रिया से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों ही शब्द यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम कह सकते हैं, इसको हम कर्म बोलते हैं हिंदी में, और क्रिया का प्रभाव जिन शब्दों पर पड़ता है उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी क्रिया से प्रभावित शब्द ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। अब हम आगे चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को, अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं तो स्ट्रक्चर्स को हम ठीक तरीके से देखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बोला कि डूअर ऑफ वर्क, यानी क्रिया को जो भी कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब, वर्क ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वही है वर्ब। और जो वर्ब को धारण करता है, यानी वर्ब को, वर्ब से प्रभावित होता है, वही होता है ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में हमने जो बात करी कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस में ये 3 मूल बातें होती हैं। अब इसको और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सेंटेंस के पार्ट करके। ये 9th और 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो जो बच्चे 9th या 10th में हैं उनके लिए तो ये सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अगर ये हमें बेसिक चीज़ें हैं ये समझ में आ जाती हैं तो सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं होगी, या इंग्लिश ग्रामर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक एक टुकड़ा करके दिखाऊंगा। सेंटेंस में अगर हम पार्ट करें तो किसी भी सेंटेंस में मूल रूप से दो भाग होते हैं उसके, एक को हम सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। एक यहाँ मैं सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। राम इज फ्लाइंग अ काइट। एक सेंटेंस है राम इज फ्लाइंग अ काइट, और इसमें सेंटेंस के दो पार्ट जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में करने हैं हमें, वो समझेंगे। सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट क्या है, कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए कार्य को करने की जिम्मेदारी राम ले रहा है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। राम को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जो बाकी बचे शब्द होंगे सब्जेक्ट को हटाने के बाद, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन मूल रूप से जो दो भाग हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो दो भाग हैं, उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे जो भी शब्द बचेंगे वो सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट कर सकते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में देखेंगे। और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले से एग्जांपल लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स चिड़िया, फ्लाई उड़ती हैं, तो चिड़िया उड़ती हैं। यहाँ पे दो ही शब्द हैं, बर्ड्स और फ्लाई। तो यहाँ पे बर्ड्स नाउन वर्ड है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, और फ्लाई उड़ने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। फिलहाल वर्ब प्रेडिकेट पार्ट में ही आता है, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा बर्ड, और फ्लाई प्रेडिकेट पार्ट है। दूसरे सेंटेंस में है रीता स्माइल्स। यहाँ पे नाउन रीता है, तो रीता सब्जेक्ट का काम करता है, और स्माइल्स मुस्कुराना ये वर्ब है या प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ रीता और प्रेडिकेट है स्माइल्स। देखिए सब्जेक्ट में भी एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट में भी एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इन एग्जांपल्स में हम और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे अ बॉय रन्स, यहाँ पे लड़का है और लड़कों की संख्या भी बताने वाला शब्द है ए। तो ए बॉय एक लड़का, रन्स दौड़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक लड़का है, तो ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ। देखिए इस बार सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों का है, और प्रेडिकेट पार्ट में हमारे पास रन्स है। ऐसे ही माय सन, यहाँ माय सन का रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है, तो इससे रिलेटेड वर्ड ही है माय सन। तो माय सन सब्जेक्ट हुआ, और फील्ड ये प्रेडिकेट पार्ट है, तो माय सन सब्जेक्ट है और फील्ड प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस में दैट बॉय इज़ जंपिंग। अब यहाँ पे दैट बॉय वह लड़का, इज़ जंपिंग कूद रहा है, तो यहाँ पे बॉय नाउन और इससे पहले के शब्द दैट ये प्रोनाउन, ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ होके सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, और बाकी बचे हुए शब्द वो प्रेडिकेट पार्ट हैं। तो दैट बॉय सब्जेक्ट है, और इस जंपिंग यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट है। फिर आते हैं ए फैट मैन फेल डाउन। ए फैट मैन फेल डाउन। फैट मैन एक मोटा सा व्यक्ति, फेल डाउन गिर गया। तो एक यहाँ तीन शब्दों का इस बार हो गया है हमारे पास सब्जेक्ट। तो ए फैट मैन यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट है, और इसके बाद का बाकी सभी प्रेडिकेट पार्ट में चला जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस अ बिग ट्री हैज़ फॉलन। अब समझ ही गए होंगे, यहाँ पे ए बिग ट्री सब्जेक्ट पार्ट हुआ, हैज़ फॉलन प्रेडिकेट पार्ट है। सेम एज दिस स्मॉल गर्ल इज़ स्माइलिंग। तो इज़ स्माइलिंग यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट है, और इससे पहले के जो तीन शब्द हैं दिस स्मॉल एंड गर्ल, ये तीनों वर्ड सब्जेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में है दोज ओल्ड डेज आर गॉन। तो यहाँ पे देखिए आर गॉन, यहाँ से दो शब्द जो लास्ट के हैं ये हमारे प्रेडिकेट पार्ट में हैं, एंड दोज ओल्ड डेज ये हमारे पास सब्जेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट वी शुड ओबे आवर एल्डर।
तो यहाँ देखिए शुड, ओबे और एल्डर, ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ और वी यहाँ पे एक शब्द का सब्जेक्ट हमारे पास इस सेंटेंस में है। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या, जैसे कि अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट के एक पार्ट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी कई शब्दों का हो सकता है। तो उसमें हम देखते हैं, अब सब्जेक्ट के पार्ट आपको दिखाते हैं। सब्जेक्ट में जो अगर एक से अधिक शब्द हो जाएंगे तो उसे हम किस नाम से जानेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं, पहले दो पार्ट को हम समझते हैं। इन दो पार्ट में सब्जेक्ट को बांटा जा सकता है। एक को हम क्वालिफायर बोलते हैं और दूसरा हमारे पास हेडवर्ड है। अब इन दोनों को समझ लेते हैं, हेडवर्ड या क्वालिफायर क्या है। देखिए पहले हम हेडवर्ड समझते हैं। हेडवर्ड जो मुख्य शब्द है, ये जो स्पेशली जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन शब्द हैं वही हमारे हेडवर्ड्स कहलाएंगे। कोई नाम, व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह का नाम ये नाउन है, और या प्रोनाउन ही, शी, इट, दे ये प्रोनाउन है। तो ये वर्ड्स हेडवर्ड के रूप में यूज़ हो सकते हैं। और अब क्वालिफायर को समझते हैं। तो क्वालिफायर इन हेडवर्ड्स की विशेषता बताने के लिए, इन हेडवर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उन्हें हम क्वालिफायर कहेंगे। ये शब्द कैसे हो सकते हैं? ये शब्द हेडवर्ड्स के काउंटिंग या गिनती या संख्या बता सकते हैं, उनकी विशेषता बता सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्वालिफायर कहेंगे जो हेडवर्ड को मॉडिफाई करते हों, यानी मुख्य रूप से जो हमारा सब्जेक्ट है वो हेडवर्ड ही है। अब इन शब्दों को और व्यवस्थित करने के लिए और क्लियर करने के लिए जो हम जिन अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हम क्वालिफायर के रूप में जानते हैं। उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अ बॉय रन्स। तो रन्स तो वर्ब है और ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में हमारे पास दो शब्द हैं, ए बॉय। ए यहाँ पे क्वालिफायर हुआ, क्यों? क्योंकि ये बॉय हमारा नाउन है और इसकी संख्या बताने का काम कर रहा है ए, तो इसकी क्वालिटी ही हुई, एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है ये। तो ए यहाँ पे क्वालिफायर है और बॉय यहाँ पे हेडवर्ड है। दूसरे सेंटेंस में द सन राइज, स्पेशलिटीज़ को बताने के लिए द का यूज़, और सन सूर्य, राइज उगता है, तो ये वर्ब पार्ट हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में द सन है जिसमें द क्वालिफायर है और सन हमारा हेडवर्ड है। ऐसे ही तीसरे में आते हैं एन आउल हाउस। हाउस वर्ब है, उल्लू का बोलना हाउस कहलाता है, तो हाउस वर्ब है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। यहाँ है एन आउल, ये सब्जेक्ट पार्ट है जिसमें एन आउल्स की संख्या को निर्धारित कर रहा है, तो एन क्वालिफायर हुआ और आउल हेडवर्ड हुआ। नेक्स्ट में सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, आर फ्लाइंग ये प्रेडिकेट पार्ट है, वर्ब है। यहाँ पे सम बर्ड्स, यहाँ देखिए बर्ड्स नाउन है, इनकी संख्या बताने का काम कर रहा है सम, तो सम क्वालिफायर और बर्ड्स हेडवर्ड के रूप में है। ऐसे ही दैट डॉग बाइट्स, बाइट्स वर्ब है तो प्रेडिकेट पार्ट है। दैट डॉग इज़ द सब्जेक्ट हियर एंड दैट इज़ नोन एज क्वालिफायर व्हाइल डॉग इज़ अ हेडवर्ड। Next, this pen is broken. Is broken is the part of predicate, and this pen, these two words are from subject, where this is the qualifier while pen is called headword. This pen यहाँ दो शब्दों का सब्जेक्ट है जिसमें this क्वालिफायर है और pen हेडवर्ड के रूप में है। आगे आते हैं my friends failed। फील्ड वर्ब है, प्रेडिकेट पार्ट है। यहाँ पे माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट में दो शब्द हैं जिसमें कि माई रिलेशन बता रहा है फ्रेंड का, तो माई क्वालिफायर हुआ और फ्रेंड एक्चुअली हमारा हेडवर्ड हुआ। अ काउ इज़ ग्रेजिंग, ठीक वैसे ही इज़ ग्रेजिंग इज़ द प्रेडिकेट पार्ट। यहाँ एक काउ सब्जेक्ट पार्ट में है जिसमें ए हमारा क्वालिफायर और काउ हेडवर्ड के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट, द मून इज़ सेटिंग। द मून इज़ सेटिंग, अब इस सेंटेंस में इज़ सेटिंग प्रेडिकेट पार्ट और द मून सब्जेक्ट पार्ट में है जिसमें द हमारा क्वालिफायर है
और मून हेडवर्ड कहलाएगा। लास्ट सेंटेंस है योर डॉग इज़ रनिंग। योर डॉग इज़ रनिंग, यहाँ इज़ रनिंग प्रेडिकेट पार्ट है, योर डॉग इज़ द सब्जेक्ट पार्ट, जिसमें योर क्वालिफायर और डॉग हेडवर्ड के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि सब्जेक्ट पार्ट में मुख्य रूप से क्वालिफायर और हेडवर्ड ये दो तरह के शब्द होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। अब सवाल है क्या और भी अधिक शब्द हो सकते हैं, क्या 2 शब्द से ज़्यादा भी हो सकते हैं सब्जेक्ट में? तो बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ आगे देखते हैं हम आगे पार्ट में हेडवर्ड तो फिक्स्ड हैं, नाउन या प्रोनाउन जो हैं वो हमारे हेडवर्ड हैं, लेकिन क्वालिफायर्स होंगे वो भी 2 तरीके से एडजस्ट होंगे। 2 तरीके के क्वालिफायर होते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ खास विशेषताओं के अनुसार डिटरमिनर्स एडजेक्टिव से अलग होते हैं। इनके बारे में और अधिक मैं आगे की ग्रामर में बताऊंगा। यहाँ फिलहाल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें इस बात को समझना है, तो हम पहले क्वालिफायर को सेपरेट करना सीख लेते हैं कि क्वालिफायर्स में जो 2 तरीके के शब्द हैं, एक डिटरमिनर्स, इसको हिंदी में निर्धारक बोला जाता है, और एडजेक्टिव ये विशेषता बताने का काम करता है, विशेषण होता है। और डिटरमिनर्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कुछ विशेष प्रकार के शब्द हैं जो किसी रूप से हेडवर्ड की संख्या को निश्चित करने का काम करते हैं। ज़्यादातर इनका प्रयोग हेडवर्ड की संख्या को निश्चित करने के लिए आएगा, ये बताने के लिए आएगा कि काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी या कैसी है। अब जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे ए फैट मैन फेल डाउन। अब फेल डाउन वर्ब है तो ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। अब इससे पहले के जो बचे हुए शब्द हैं वो हमारे पास ए फैट मैन ये सब्जेक्ट के रूप में है। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं सेंटेंस के। अब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो रहे हैं तो परेशानी है, तो उसके लिए हम केवल वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो वर्ब 2 ही पार्ट में होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं हम या ऑक्सिलरी के रूप में जानते हैं, और एक मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। तो वर्ब से ठीक पहले के जो शब्द हैं वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ इसीलिए मैं आपको बार बार वर्ब्स को आइडेंटिफाई करा रहा हूँ। जैसे इस सेंटेंस में देख सकते हैं, अ फैट मैन फेल डाउन, तो फेल डाउन ये गिर गया, तो फेल डाउन ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले के जो 3 शब्द हैं ए फैट मैन ये हमारे सब्जेक्ट हैं। अब इस सब्जेक्ट में ये तो मैन तो हो गया हमारा हेडवर्ड, ये मैन हेडवर्ड हो गया, नाउन हो गया। अब इससे पहले 2 शब्द आए हैं ए और फैट, तो ए फैट ये दोनों ही शब्द क्वालिफायर के रूप में हैं, लेकिन क्वालिफायर में ये क्या है, डिटरमिनर कौन है और एडजेक्टिव कौन है। तो अभी मैंने जैसा बोला कि डिटरमिनर्स खासतौर से हेडवर्ड की संख्या को निश्चित कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ये काम कर रहा है जो मैन की संख्या को बताने का काम कर रहा है। तो ए यहाँ पे क्या है, डिटरमिनर है, और फैट इसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो ए डिटरमिनर और फैट एडजेक्टिव के रूप में है, जबकि मैन हेडवर्ड के रूप में है। दूसरे सेंटेंस में है सम मिस्चीवियस गर्ल्स आर लाफिंग। आर लाफिंग वर्ब है तो प्रेडिकेट पार्ट है, इससे वर्ब से पहले के तीनों शब्द क्या हैं, सब्जेक्ट के रूप में है, जिनमें गर्ल नाउन है तो ये हमारा हेडवर्ड हो गया। अब हम देखते हैं इनकी सम, कुछ लड़कियां, तो ये जाहिर सी बात है कुछ संख्या को ही बता रहा है, तो संख्या निश्चित करने वाला शब्द सम जो कि डिटरमिनर के रूप में जाना जाएगा। और मिस्चीवियस शैतान लड़कियां हैं तो उनकी शैतानी को बता रहा है, ये विशेषताएं हैं उन लड़कियों की जो उन्हें बाकी गर्ल्स से, कॉमन गर्ल्स से अलग करता है। तो मिस्चीवियस एडजेक्टिव, जबकि सम डिटरमिनर के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस, ए वन आइड मैन इज कमिंग। अब यहाँ इज कमिंग वर्ब के साथ में है, इसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और ये वर्ब फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। इससे बचे हुए आगे के शब्द ए वन आइड मैन ये सब्जेक्ट हुए जिसमें ए संख्या निर्धारित कर रहा है, तो ए डिटरमिनर, जबकि वन आइड एडजेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस में माई लिटिल सन इज़ टॉकिंग, तो इज़ टॉकिंग वर्ब के साथ में है, वर्ब है, इसे हम प्रेडिकेट पार्ट में ले जाएंगे, जबकि माई लिटिल सन ये 3 शब्द हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में है, जहाँ माई डिटरमिनर के रूप में है,
सॉरी, माई संख्या को निश्चित नहीं कर रहा है, तो माई और लिटिल ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, जबकि सन यहाँ पे हेड वर्ड के रूप में है। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में डिटर्मिनर आए भी, ये दोनों ही यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं। ए बिग ट्री इज़ फॉलन, यहाँ इज़ फॉलन हेड वर्ड, सॉरी इज़ फॉलन वर्ब है और प्रेडिकेट पार्ट है, जबकि ए बिग ट्री ये सब्जेक्ट पार्ट है जिसमें ए डिटर्मिनर हुआ, बिग एडजेक्टिव्स हुआ और ट्री हेड वर्ड के रूप में है। आगे चलते हैं। दिस स्मॉल गर्ल इज़ स्माइलिंग, अब यहाँ इज़ स्माइलिंग ये तो प्रेडिकेट पार्ट है, वर्ब है, और इससे पहले के शब्द दिस, स्मॉल एंड गर्ल ये सब्जेक्ट पार्ट हैं, जिसमें दिस ये भी पास रख के किसी एक वस्तु के लिए ही होता है, तो किसी रूप में संख्या निश्चित कर रहा है, तो ये डिटर्मिनर पार्ट है, जबकि स्मॉल एडजेक्टिव और गर्ल हेडवर्ड के रूप में है। लास्ट सेंटेंस है दोज ओल्ड डेज आर गॉन, आर गॉन वर्ब पोजिशन में है तो प्रेडिकेट पार्ट है, इन्हें हटाएंगे। सब्जेक्ट पार्ट में है दोज ओल्ड डेज, दोज भी हम देखिए दूर रख के एक से अधिक चीज़ों के लिए, तो एक से अधिक यानी संख्या को ही बताने के निश्चित करने की कोशिश में है, तो ये भी डिटर्मिनर के रूप में ही है, जबकि ओल्ड यहाँ एडजेक्टिव है और डेज यहाँ पे हेडवर्ड है। तो दोज ओल्ड डेज आर गॉन में दोज डिटर्मिनर, ओल्ड एडजेक्टिव और डेज हेडवर्ड के रूप में है, जबकि आर गॉन प्रेडिकेट रूप में है। फ्रेंड्स, ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इन सेंटेंसेस में इस तरीके से आप सब्जेक्ट और वर्ब से सब्जेक्ट और खास तौर से सब्जेक्ट को कैसे पार्ट किया गया है इसको समझने की कोशिश करिए, जिससे कि अगली वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझने में आ जाए। किसी सेंटेंस डेवलप के लिए हमें स्ट्रक्चर का जानना बेहद ज़रूरी है, और अगर हम स्ट्रक्चर्स ठीक तरीके से समझ जाते हैं तो हमें सेंटेंसेस समझने में तो आसानी होगी ही, साथ में ग्रामर भी समझने में बहुत ही आसानी होगी, और जो मुश्किल भरा काम है ग्रामर वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 या 2 क्लास में आपको थोड़ा सा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपके बेसिक्स को ठीक करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। मैं केवल डेफिनेशंस और आइडेंटिफिकेशन दे के ही आगे बढ़ सकता था, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ आर्या द लर्निंग प्लेटफॉर्म, आर्या द लर्निंग प्लेटफॉर्म। Arya is my daughter, so please help me. Thank you.